अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं करन नाज। मज़ाहमत नहीं मफाहमत, तो क्या खान साहब ने पॉलिसी अपनी बदल ली है? क्या खान साहब एक कदम पीछे हट गए हैं? 6 माह की तवील खामोशी के बाद खान साहब ने आज जनरल आसिम मुनीर के हवाले से वजाहत पेश की है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर बरतानवी अखबार के एक मजमून का हवाला देते हुए लिखा है कि जनरल आसिम मुनीर ने बतौर DGISI कभी उन्हें या उनकी अहलिया बुशरा बीबी की करप्शन से मुतालिक कोई सबूत नहीं दिखाए और ना ही उन्होंने इस वजह से जनरल आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटाया है। नाज़रीन, गुज़िश्ता बरस नए आर्मी चीफ की तकर्री से कबल ये बातें सामने आई थी हमारे कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में जनरल आसिम मुनीर को बतौर DGISI उनके ओहदे से इसी मामले पर हटाया था, लेकिन आज से कबल खान साहब ने इस मौजू पर कभी खुलकर बात नहीं की थी। खान साहब ने आज अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को भी इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने मंगल को एक बार फिर अपनी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन में अब तक 10,000 से ज़ायद, माफ़ कीजिएगा, कारकुनान को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस क्रैकडाउन पर ह्यूमन राइट्स वॉच, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत दीगर आलमी इदारों की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने माजी का हवाला देते हुए कहा है कि तहरीक इंसाफ समेत पिछली हुकूमतों के दौर में भी अपोजिशन रहनुमाओं को दबाने के लिए ऐसे ही हथकंडे इस्तेमाल किए गए। गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया है कि 9 मई के मनसूबा साजों और उकसाने वालों का ट्रायल भी आर्मी एक्ट के तहत ही होगा। नाज़रीन, PTI से पंछियों के उड़ान भरने का सिलसिला भी रुक नहीं सका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर आफ्ताब सिद्दीकी और खैबर पख्तूनख्वा से साबिक MNA उस्मान तरकई ने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया है। अब तक 3 दर्जन के करीब रहनुमा हैं जो पार्टी से राहें जुदा कर चुके हैं। शुएब शाहीन साहब, मैं चाह रही हूँ ज़रा बात का आगाज़ आपसे कर लूँ। ये 6 महीने की खामोशी के बाद खान साहब अब क्यों वजाहतें दे रहे हैं? क्या मामला है? देखें, उन्होंने एक से ज़ायद मरतबा वजाहतें ये दी हैं एक चीज़ पे नहीं। अगर ये एक स्पेशल सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप बात करें तो शायद पहली दफ़ा बात की हो, लेकिन मीडिया में आने वाली हज़ारों ख़बरें होती हैं जो रोज़ उनके ख़िलाफ़ होती हैं, और तमाम मुक़्तदर तबके और हल्के, तमाम PDM जमातें एक बैठी हुई हैं, सारी जमातें हैं तकरीबन जमात इस्लामी के अलावा, हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तमाम मुक़्तदर तबके और हल्के सारे इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। ये सबको पता है। इमरान को एक क्वालिटी ये है कि वो जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ सबके खिलाफ महाज़ाराई जारी रखी, अपनी गुफ्तगू जारी रखी और जज्बे के साथ खड़ा रहा। तमाम तर कातलाना हमला, 150 से ज़ायद मुकदमा। मैं महाज़ाराई को पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ, इसको आप नेगेटिव सेंस में ना लें। महाज़ाराई के मीन्स के अपोजिशन करके उनके मुकाबले में खड़े रहे। आज आप अगर देखें, वो अगर 150 मुकदमात और कातलाना हमला बर्दाश्त करके भी वो अगर इस मुल्क में बैठे हैं, वो मुल्क से बाहर नहीं भाग गए, ना वो दुबई गए हैं, और एस्टेब्लिशमेंट से एक बज़ाहिर खुली एक तरह से तसादुम या मुखालफत जिसको जो सामने नजर आ रही है, सब कुछ के बावजूद। सर, वैसे जो मुझे लगता है वो खान साहब की सबसे बड़ी क्वालिटी है बयानियां बनाना। तो ये तो हुकूमत आगाज से ये एक तासुर देती रही है, तो इस पर तो खान साहब अगर उन्होंने बनाना था तो बहुत अच्छा बयानियां बना सकते थे, लेकिन 6 महीने गुजर जाने के बाद अब जब खान साहब बात कर रहे हैं, उस्मा साहिबा जरा कमेंट कीजिएगा। देखें, अगर उनकी बात गलत है तो ISPR 1 सेकंड के नोटिस पे उसकी कॉन्ट्रडिक्शन में आ जाया करते हैं। उन्होंने नहीं की, मीनिंग देयर बाय प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ ये जाएगा कि जो इमरान खान ने नहीं। सर, देखें, 2 बातें 6 महीने बल्कि पूरे 13-14 महीने खान साहब जो कुछ करते रहे, जो कुछ बोलते रहे खान साहब, ISPR की तरफ से उसका रिएक्शन नहीं आया। किरण, इस वक्त जो मामला हुआ फिर रिएक्शन आया। नहीं, मैं एक बात करूं जी, इस वक्त प्रिजम्पशन है 2 अशखास के दरमियान होने वाली गुफ्तगू। मीडिया जो कुछ कहता रहे, वन ऑफ दी पार्टी ने डिनाई कर दिया कि मेरे साथ कभी कोई बात नहीं हुई। अदर पार्टी मौजूद है पाकिस्तान में, वो ये कह दे नहीं जी बात हुई, तो फिर क्वेश्चन एक आएगा। जब एक ने कह दिया कि नहीं हुई तो दूसरा जब तक डिनाई नहीं कर रहा, प्रिजम्पशन ये हो जाएगी कि दोस्त है। क्योंकि यहाँ पर तो मसला ये है कि खान साहब की अपनी बात में अगले दिन कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, तो समझ नहीं आता कि खान साहब कल सही कह रहे थे या खान साहब आज दुरुस्त बात कर रहे हैं। उस्मा साहिबा, पिछले 6 महीने से आप लोग, जब ये नए आर्मी चीफ की तकर्री का मामला था, उस वक्त भी एक बयानिया
बनता रहा, और उससे पहले भी इस तरह की इत्तलात और खबरें आती रहीं कि उस वक्त के ISI चीफ और अभी मौजूदा आर्मी चीफ, उन्होंने इमरान खान साहब को उनकी अहलिया की करप्शन के हवाले से और लाहौर में जो उनकी दोस्त और जो उस्मान बुज़दार साहब का गठजोड़ था, वो सारा मामला उनके सामने रखा था, जिसकी बुनियाद पर फिर खान साहब नाराज हुए और उनको ISI के ओहदे से हाथ धोने पड़े। तो अभी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला ही नहीं था, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। शुक्रिया किरण। पहले तो ये है कि अभी जिस तरह से शुएब शाहीन साहब ने ग्लोरीफाई करने की कोशिश की है इमरान खान साहब को, कि जी वो जरीदे भी उनके बारे में लिख रहे हैं, सारी सियासत भी उनके बारे में हो रही है, जरा ये तो देख लें लोग क्या क्या रहे हैं। अमेरिकी जरीदे ने जिसको वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे, टेलीग्राफ जो है उसने इसके बन के बारे में जो लिखा है, उससे पहले जो इनकी इकोनॉमी की जो सूरत हाल थी उसके बारे में, उसके बाद जमायमा बीबी के एक इंटरव्यू के हवाले से, मतलब नेम इट कि क्या क्या इनके बारे में कहा जा रहा है। इनको लोग जो है फेक तस्वीरें बनाने वाला फ्रेंच टीवी कह रहा है, इनको जो है वो कंकॉक्टेड स्टोरियां बनाने वाला जो है वो एक टेररिस्ट ग्रुप्स को जो है वो पैटर्नाइज करने वाला इंडियन मीडिया कह रहा है। तो ये सब कुछ कह रहे हैं, तो उसको करने की इसमें शर्मिंदगी महसूस करने की बात है। दूसरी बात, जहां तक जिस सवाल की आपने बात की, अगर इमरान खान साहब जो है वो तो बहुत कुछ हर वक्त कहते रहते हैं, उन्होंने तो एक जो ऑफिसर है उसके ऊपर तो जान लेने का जो है वो इल्जाम भी लगा दिया, ये वो भी सह गए इदारे वाले, उन्होंने तो उसमें भी कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्योंकि उनको पता है वो जो है कि इमरान खान साहब के स्टेट ऑफ माइंड में क्या बात कर जाते हैं वो उनको खुद को भी शायद पता नहीं चलता। लेकिन खास तौर पर ये जो उनको अपॉइंटमेंट से हटाने की बात है, ये एक फैक्ट है ना, ये हुआ 3 साल के लिए जो है वो अपॉइंटमेंट होती है, लेकिन 9 महीने बाद जो है वो उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में, और बाजवा साहब बाय द वे उस वक्त इनके साथ इनके एक पेज पे थे ना, वो बता चुके हैं, वो भी ऑन रिकॉर्ड है कि इमरान खान साहब को क्या तकलीफ थी आसिम मुनीर साहब से। और फिर ये इत्तेफाक तो नहीं था ना कि वो जो है अलवी को कह दिया है कि वो खेलेंगे अपॉइंटमेंट के ऊपर, उन्होंने कोशिश की अपॉइंटमेंट रोकी जाए, फिर उन्होंने बाकायदा अपॉइंटमेंट के दिनों में इस्लामाबाद का धरना रखा, वो लगा बात है कि धरना फ्लॉप हो गया और उनको वहां पे असम्बलियां तोड़ने का ऐलान करना पड़ा। तो ये सब कुछ इमरान खान साहब एक पूरी मुनज़्ज़म साजिश के तहत करते रहे, और जब उनको अब अथरीट बीबी को बाज नहीं आए, आप ये देखिए कि पिछले जो 2 इंटरव्यूज उन्होंने दिए हैं उसके अंदर उन्होंने फिर आर्मी चीफ के ऊपर बाकायदा डायरेक्ट इल्जामात लगाया। जो ऑडियो आई है अमेरिकन कांग्रेस वुमन के साथ, उसके अंदर भी आप देखिए कि वो बाकायदा कह रहे हैं कि जो है वो आप इंटरवीन करें, और पता नहीं उनके साथ कौन से जुल्म के पहाड़, जो 2 दिन तो वो आदमी जेल में नहीं रहा, अपने बंदे आगे मरवा के लोगों को जो है वो आगे लगवा के, उसमें साहब पॉइंट आ गया आपका जी, आराम से जमात के अंदर बैठा है टांग पे टांग रख के। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। नाज बलोच साहिबा, बहैसियत एक सियासी कारकुन, क्या समझती हैं आप, खान साहब को ये वजाहतें देने की जरूरत क्यों पेश आ गई, क्यों बताने की जरूरत पेश आ गई? क्या ये तासुर लिया जाए कि खान साहब ने मज़ाहमत की पॉलिटिक्स करके देख ली, अब वो समझते हैं कि अब मुफाहमत ही करनी पड़ेगी, इसी वजह से अब ये वजाहतें सामने आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, देखिए पहली बात तो ये है कि इमरान खान और समेत पीटीआई का जो एक झूठा एक प्रोपेगेंडा जिसके ऊपर मबनी ये पॉलिटिकल पार्टी, तो अब मैं इसे नहीं कहूँगी, दहशत फैलाने वाली, इंतशार फैलाने वाली जमात जो बन चुकी है, इनका जो एक प्रोपेगेंडा का वतीरा रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम साइफर, फिर साइफर के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत, और उसके बाद अमरीकी साजिश, फिर उसके बाद हकीकी आज़ादी, ये जो बयानिए इनके रोजाना रोज सुबह उठ के एक नया ख्वाब देखकर फिर एक नया बयानिया पेश कर लेते थे। तो फिर मुझे बताइए आप कि जो अमेरिकी कांग्रेस वुमेन से कल इन्होंने ये बात कहीं पर आपने सुनी? मैंने तो नहीं सुनी। उनसे अमेरिकी साजिश का तो कोई जिक्र इन्होंने नहीं किया कि जी अमेरिका ने इनकी हुकूमत गिराई है। इन्होंने साइफर की भी कोई बात नहीं की कि भाई क्यों आपने जो है वो हमारे खिलाफ इस किस्म की बातें की हैं मीटिंग्स के अंदर के सफीर बैठ के साइफर पे में ये बातें भेज रहे हैं इनको। तो ये सारा झूठा नैरेटिव था वो इतना बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है कि अब लोगों को इस बात की कोई परवाह नहीं कि इमरान खान सुबह क्या कहता है, शाम को क्या कहता है, अगले दिन क्या यू टर्न लेता है। तो जितना झूठ की ऊपर मबनी, देखें हम भी मिलते हैं, दुनिया भर में जाते हैं, क्या हम नहीं मिलते कांग्रेस पर्सन से? हम भी मिलते हैं कांग्रेसमैन, कांग्रेस वुमेन से, हम भी सेनेटरों से मुलाकातें सबकी होती हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरान की होती है, आजमा बुखारी की भी होती होंगी। लेकिन हम वहां जब जाते हैं तो हम पीपल्स पार्टी और नून लीग को रिप्रेजेंट नहीं करते, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम पाकिस्तान की बात
बात करते हैं, हम पाकिस्तान को आगे रखते हैं। तो जब जिस तरह आप देख रहे हैं कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो दुनिया भर में जाके पाकिस्तान की बात करें, इज नॉट रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। लेकिन जिस तरह इमरान खान ने अवाम को, कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के झूठ पे मबनी सियासत की, और जब पार्लियामेंट से अदम एतमाद के बाद शिकस्त हुई, इसको नेगेटिव जस्टिस कहें ना साहिबा, लेकिन इमरान खान साहब का जो कल्ट फॉलोअर है, अगर जो भी सिचुएशन आज खान साहब बनाते हैं वो उसी के पीछे ही लग जाएगा। वो नहीं पूछेगा खान साहब से, सवाल नहीं करेगा कि कल तो आप कोई और बात कर रहे थे। देखिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन जी आती हूँ दोबारा ना साहिबा, ना साहिबा किरण, मैं सिर्फ रिस्पॉन्ड करना चाह रही हूँ। देखिए किरण, मैं सिर्फ ये मुकम्मल करना चाह रही हूँ, इमरान खान की पार्टी में जो फॉलोअर और सपोर्टर थे, आपने देख लिया उनके टिकट होल्डर्स, उनके सिटिंग एमएनएस जो गुज़िश्ता थे, उनके एमपीएस जिस तवातुर से उनकी पार्टी को छोड़ के अलहदगी इख्तियार करें, ये मुंह बोलता सबूत है कि पीटीआई की जो झूठ और प्रोपेगेंडा की सियासत है वो अब मजीद नहीं चल सकती, वो एक्सपोज ना साहिबा। फिर उस पर भी तो सवाल उठ रहा है ना कि वो खुद जा रहे हैं या भेजे जा रहे हैं, ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना साहिबा। साथ ही मौजूद रहिए शुएब साहब, ये जो ह्यूमन राइट्स वॉच, ह्यूमन राइट्स कमीशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल और भी कई आलमी इदारे हैं जो इस वक्त मुल्क में जारी क्रैकडाउन है उसकी मजम्मत कर रहे हैं, इसकी कानूनी हैसियत बताइएगा, इससे हुकूमत पर कोई फर्क पड़ेगा? ये एक अलामती मजम्मतें नहीं होती हैं? देखें, सबसे ज्यादा तबाही हमारे मुल्क की आ रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो हो रही है। देखें, हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर अटैक हुआ, रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल कायम की, हाई कोर्ट के शीशे तोड़े गए, रेंजर से अगवा कराया गया, पहले बाद में वारंट ऑफ अरेस्ट जारी कराया गया, जो भी हुआ। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा पर्चा करो, उसकी सीसीटीवी फुटेजेस और सारी इंस्टॉलेशन उखाड़ के ले गए। आज तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपना पर्चा नहीं करा सकी। ये तो हालत है हमारे आइन, कानून, इंसाफ और ह्यूमन राइट्स की। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि दुनिया में जब रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स बनता है, जब इंडिकेटर सामने आते हैं, आपको इंडिया वर्सेस बिल मुकाबिल पाकिस्तान जब खड़ा कर दिया जाएगा, आप जब कश्मीर की बात करेंगे वो आपका ये केस उठा के सामने रख देंगे। आप किस ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात कर रहे हैं वो ये कहेंगे। आपके अपने पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है और कौन कहता है ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हो रही? अब शीरी मजारी का केस देख लो, तीसरी दफा कोर्ट ने ऑर्डर किया, अडियाला से फारिग हुई, वहीं से उठा के ले गए थाना सेक्रेटरिएट में, उस पर भी तशद्दुद किया, उसकी बेटी ईमान मजारी जो वकील है उस पर तशद्दुद किया, फिर कोर्ट ने ऑर्डर किया, मजारी ज्वाइन भी कर चुके हैं मुझे, और उसको दोबारा ऑर्डर होते हैं और उसके बाद उठा के ले जाते हैं। वो घर आती हैं, घर से उठा के ले जाते हैं। सिर्फ ये कहते हैं, आप कह रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर का अगर हम केस उठाएंगे तो वो हमारे सामने सवाल रख देंगे। क्या आप मानते हैं कि मकबूजा कश्मीर जैसे हालात यहाँ पे हुए हैं सर? इससे ज्यादा बदतर हैं, ज्यादा बदतर आपने हालात पैदा कर दिए। जब आप अदालत की बात नहीं मानेंगे, चीफ जस्टिस के दरवाजे पे खड़े होकर उसको गालियां देंगे, लिटरली आप सोशल मीडिया पे उठा लो, तकरीरें को छोड़ दें, आप मौलाना फजल रहमान की तकरीर उठा के देख लें, आप अदलिया रोने पे मजबूर होगी और रोई लिटरली। आप अगर ये हालत होगी आपके कानून और इंसाफ की, मुझे बताएं हम किधर रह रहे हैं? आप लड़कियों को जिस तरह घसीटा गया, बच्चियों को घसीटा गया, ये क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है? सर बहुत सारी वीडियोस एंड बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो एक्सपोज हो रही हैं सर, जो एस्टैब्लिश्ड हैं। ठीक, लेकिन सर मैं थोड़ा सा खिलाफ करती हूँ कश्मीर जैसे मामला, सर कश्मीर जैसे हालात आप कह रहे हैं उससे भी बदतर है। मैं इस पे आपके साथ इख्तिलाफ करती हूँ। उस्मा साहिबा कि जो कुछ हो रहा है ये बहुत बड़ी जाती है। उस्मा साहिबा, ये जो ना साहिबा ने भी बात की जिसमें मैंने सवाल उठाया, तो ये जो तहरीक इंसाफ के लोग छोड़ कर जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है? ये जमीर जाग रहा है या जगाया जा रहा है? नहीं, ऐसे नहीं है, इसमें जागने या जगाने वाली बात नहीं है। अब इस वक्त लोग तय कर रहे हैं कि उन्होंने दहशतगर्द कहलवाए जाना है, दहशतगर्दों की सफ में खड़े होना है या नहीं होना, सिंपल सी बात है। अंदर वो जो जमीर जागते जगाते थे ना, वो हमारे लिए हुआ करता था। इमरान खान को तो हमारे जमीर जगा के हमारी पार्टी के अंदर से लोगों को इमरान को दिए गए थे ना, यहाँ पे ऐसे नहीं है। यहाँ पर डिफरेंट है सूरत हाल। एक तो बार बार शुएब शाहीन साहब ने कश्मीर का जिक्र किया, उनको लग रहा है कश्मीर जैसे हालात हैं। कश्मीर में आपने कहाँ देखा जो है कश्मीरियों ने घुस के जो है वहां पर किसी जो तनसीबात हैं उसके अंदर घुस के आग लगा दी हो, या आपने कश्मीर में ये देखा कि वहां पर जो शोहदा की जो उनके शोहदा हैं, फौजी जो वहां पे उनके फौजी हैं भारतीयों के, उनकी जो कोई वहां पर मॉन्यूमेंट्स चीजें बनी हो, उन्होंने उनको आगे लगा दी हूँ। वो जो है उस्मा साहिबा बसदे एहतराम मैं आपसे कहूंगी, ये कश्मीर का जब मामला आता है ना, तो वो तमाम पाकिस्तानियों को, आपको भी, मुझे भी, ना साहिबा को, शुएब साहब को तकलीफ पहुंचाता है। तो एक कंपैरिजन भी ना करें, कोई कंपैरिजन भी नहीं है वहां के मजालिम का। तो ये जो बात कर रहे हैं उससे मेरा शदीद इख्तिलाफ है इस बात पर। आप मुझे ये कहिए,
आप मुझे ये कहिएगा, ये जो ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी कहा है कि मनमानी गिरफ्तारी बंद की जाए, जी जी, इस पे इस साथ ले सवाल। मेरी बात भी नहीं हुई, मैं जो कहना चाह रही हूँ, आप आधी अधूरी बात तो नहीं कर रहा है ना, बात तो पूरी करने दीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि शुएब शाहीन साहब को खुदा का खौफ होना चाहिए। आप कश्मीर के मामलात से जो है पाकिस्तान को मिला रहे हैं, या आप पाकिस्तान के साथ कोई दोस्ती कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के ऊपर एहसान कर रहे हैं। और जहां तक ह्यूमन राइट्स वॉच की और बाकी लोगों की बात है, जब कैपिटल हिल पे जो है वो हुआ था हमला, तो अमेरिका जो है वो मुआवजा करने चले हैं ट्रंप का। छोड़ देना वहां के लोगों को, उनके जो कांग्रेसमैन है उनको बड़ी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हालात जो है वो बड़े लग रहे हैं कि किसी मुल्क में ये हुआ है तो मेरे मुल्क में किया। क्या इमरान खान पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की धमकी नहीं दी थी? और क्या श्रीलंका में ये सेम नहीं हुआ था कि वहां पर जो है वो सदर के महल में घुस गया, वजीर आजम हाउस के ऊपर उन्होंने इकरार कर दी थी? यही वो करवाता रहा है, यही वो कहता रहा है। क्या वो नहीं कहता रहा खाना जंगी हो जाएगी मुल्क के अंदर? वो खाना जंगी करवा के उसने दम नहीं लिया। आप कमाल कर रहे हैं। आप कश्मीरियों की आजादी की बात को आप जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द तंजीम जो तालिबान वाला काम कर रही है, जो इंडियन मीडिया जिसको सेलिब्रेट कर रहा है कि 75 साल कर दिखाया, आप उसको कश्मीर के साथ मिलाए चले जा रहे हैं मुसलसल बैठ। वो खुदा का खौफ करे, इमरान की मोहब्बत में इतना आगे ना निकल जाए कि पाकिस्तान कहीं बहुत पीछे रह जाए। पाकिस्तान ये अमेरिका के साबिक सदर का पॉइंट आपने उस्मा साहिबा बड़ा अच्छा उठाया, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। ना साहिबा, ये जो मुल्क में इस वक्त ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियों पर मैडम गैर जानिबदार इदारे हुकूमत पर इल्जाम लगा रहे हैं, इसके इकदामात की मजम्मत कर रहे हैं, आने वाले वक्त में ये आप नहीं समझती ये आपके लिए भी सवाल बन जाएगा? देखिए, सवाल तो था ना, सवाल था जब जरदारी साहब को झूठे मुकदमात में उलझाया जा रहा था, सवाल तो था जब ख़वातीन का भी लिहाज नहीं किया जा रहा था, सवाल तो बिल्कुल था जब फरियाल तालपुर को चांद रात को उठा के हॉस्पिटल बेड से MS के लिखने के बावजूद कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, MS को रातों रात तब्दील किया गया और फरियाल तालपुर साहिबा को घसीट घसीट के बख्तरबंद में डाल के ले जाया गया। सवाल तो मरियम नवाज के टाइम पे भी उठता था जब उनको जो है उन्हीं केसेस के अंदर उनको घसीटा गया जिन केसेस में आज जो है वो वजीर आजम साबिक जो वजीर आजम रहे और उनको अपनी एहलिया के ऊपर वो केसेस जो है वो केसेस नहीं लगते, लेकिन उन्हीं केसेस पे मरियम नवाज साहिबा को महीनों जो है वो नजरबंद किया गया, जेल में डाला गया। सवाल बनता था जब इमरान खान साहब खुल्लम खुल्ला आके कहते थे कि मैं हॉस्पिटल में जेलों के अंदर इनको घंटियां लगवाऊंगा जो और इनके एयर कंडीशन की सर्विसेज निकलवा दूंगा, इनको मैं देख लूंगा। तब जब ये बातें जब पार्लियामेंट के फ्लोर पे कही जाती थी और जब शहजाद अकबर पूरे पलंदे लेकर आते थे और कहते थे अगली पकड़ इसकी होगी, अगली दफा अगले हफ्ते ये पकड़ा जाएगा, अगली फाइल उसकी, और वही होता था जो शहजाद अकबर कहते थे। तो सवाल तो तब भी बनते थे और हम उस वक्त कहते थे कि खुदारा ये चीजें ना करें। हमने तो नैब में तरमीम कर ली बीबी, हमने तो किरण हमने तो नैब में तरमीम की है। अगर इनका ड्रैकोनियन जो कानून इनका जो था उसके मुताबिक तो 3-3 महीने 4-4 महीने आप किसी को भी जेल में डाल दे, कोई साहबा जो आपने मिसालें दी ना, फिर वही सवाल फिर वापस वही आता है कि क्या वो सब कुछ जो आर्म ट्विस्टिंग हो रही थी क्या अभी भी ये आर्म ट्विस्टिंग ही हो रही है? अच्छा, ईमान मजारी साहबा भी मेरे साथ मौजूद है, बेटी है शीरी मजारी की। किरण देखिए, मैं इस वक्त जी बात कर लें आप जी मुझे इजाजत दीजिएगा प्लीज। ईमान, बहुत शुक्रिया आपका। मैं वीडियोस देख रही हूँ आपकी तवातुर से, जिस तरह से आप अपनी वालदा के लिए कोशिशें करेंगे। तीसरी बार गिरफ्तार किया गया है शीरी मजारी साहिबा को, कहाँ है इस वक्त? आपको रसाई मिली है उन तक? तबीयत कैसी है उनकी? मैं उन्हें अडियाला जेल में कल मिली थी, बहुत मुश्किल के बाद, 2 कोर्ट ऑर्डर्स ऑब्टेन करने के बाद, और अभी भी जो प्रिजन अथॉरिटीज हैं वो बहुत मुश्किल और प्रॉब्लम्स देती हैं अंदर जाते हुए, और कभी कभी 2 दफा तो मुझे वापस भेजा गया उधर से। उनकी तबीयत बहुत शदीद खराब है। पहले भी जेल डॉक्टर ने अदालत में ये रिपोर्ट जमा कराई थी कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। कल भी जब मैं उनसे मिली थी उनका बहुत हाई ब्लड प्रेशर था, उनकी टांग और पाँव सूजा हुआ था, तो अभी मैं बहुत फिक्रमंद हूँ उनकी सेहत के लिए। ईमान, आपने इमरान खान साहब से भी शिकवा किया है और आपने कहा है कि उनको सिर्फ अपनी और अपनी अहलिया की परवाह है, कारकुनान की परवाह नहीं है। ऐसा क्यों महसूस किया आपने? देखिए, इस पर मैंने पहले भी मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है कि ज़ाहिर सी बात है जब सारी लीडरशिप और बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान जेल में थे, उन्होंने किसी के लिए आवाज नहीं उठाई थी, लेकिन उतना ही या शायद उससे ज्यादा मेरा गिला इस
हुकूमत या इस रियासत से है जिसने तीसरी दफा मेरी वालदा को गिरफ्तार किया एक हफ्ते में, और जिसने लातादाद लोगों को इनडिस्क्रिमिनेटली रात के अंधेरों में उठाया है, गायब किया है, और ये हजारों अभी तक उनकी फैमिलीज को नहीं पता वो कहाँ है और किस हालात में। अच्छा, शीरी साहिबा की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई की तरफ से आपसे कोई राब्ता किया गया, कोई आपको लीगल या मॉरल सपोर्ट मिली है? देखिए, मैं खुद वकील हूँ और मेरे अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत कॉम्पिटेंट वकील हैं जो इस केस को हैंडल करे हैं, जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा भी कोई पीटीआई से ताल्लुक नहीं है, तो मुझे उस तरह की सपोर्ट की तवक्को नहीं थी। लेकिन जाहिर सी बात है, आवाज उठाना, अपने कारकुनान के लिए, उनके लिए सहारा बनना, उन्हें जेल में जाकर विजिट करना, ये लीडर्स करते हैं। अच्छा, ईमान इम्पोर्टेंटली ये बताइएगा, ऐसा भी सुनने में आ रहा है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार कारकुन हैं उनसे ऑब्वियसली रहनुमा उनसे अंडरटेकिंग ली जा रही है, और जिनको दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जा रहा उन्होंने साइन भी कर दिए हैं। ऐसा कुछ है क्या? शीरी साहिबा को भी ऐसा ऑप्शन दिया गया है कोई? देखिए, बहुत सी अंडरटेकिंग्स की बात हो रही है, सो आई एम नॉट श्योर किसके बारे में आप बात कर रही हैं, लेकिन हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और बहुत से और लोगों ने ये अंडरटेकिंग दी है कि हम ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस को कंडेम करते हैं, जो कि मेरी वालदा पहले दिन से करती हैं। उसके साथ साथ हमने ये भी कहा है, जाहिर सी बात है, सेक्शन 144 का ऑर्डर नाफिज है इस वक्त, तो उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। तो इस तरह की एक अंडरटेकिंग दी गई है अदालत में, और लोगों ने भी दी हुई है। बट जहां तक पीटीआई छोड़ने का है, आई डोंट थिंक कि मेरी वालदा ये करेंगी। वो लॉयल है पीटीआई के साथ, और मुझे नहीं लगता कि वो किसी को जब वो कमजोरी में होंगे उन्हें छोड़ेंगे। आप कह रही हैं कि अंडरटेकिंग्स ली जा रही हैं, लेकिन शीरी मजारी साहिबा अभी भी लॉयल हैं। छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आपसे पूछूंगी कि जो 9 मई के दिन जो लोग शहीद हो गए उनकी नमाज जनाजा, गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई, लेकिन जिन लोगों को पकड़ा गया वो उनके लोग नहीं है, पीटीआई के लोग नहीं है, और जो लोग इस वक्त अंदर हैं, जेलों में हैं, उनको कोई मॉरल या कोई लीगल सपोर्ट भी नहीं दी जा रही है। ऐसा बिहेवियर क्यों है पीटीआई की तरफ से? वेलकम बैक वंस अगेन जी। मेरे मौजूद मेहमानों में मेरे साथ उस्मा बुखारी साहिबा, नाज बलोच साहिबा और शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं। सर, आप ब्रेक से पहले एक छोटा सा सवाल आपके लिए छोड़ के गई थी कि बिहेवियर क्या है पीटीआई का, जो जमान पार्क में गायबाना नमाज जनाजा हो जाती है उन लोगों की जो मारे गए 9 मई को, जो लोग अभी जेलों में हैं उनको कोई मॉरल या लीगल सपोर्ट नहीं मिल रही है, और जो लोग वहां पढ़ते हैं उनके लिए कहा जाता है कि तो हमारे लोग ही नहीं थे, कोई और शरपसंद आए हुए थे। बिहेवियर सर क्या है? 40 से 50 लोग उस दिन शहीद हुए, उसका आज तक स्टेट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं। अगर उनके खिलाफ कोई एविडेंस थी तो वो लेकर आए, वो कहें कि हाँ जी ये दहशतगर्द थे या हमने इसकी क्यों मारा या किस एनकाउंटर में मारे गए। ज़ाहिर वो मारे गए, बेगुनाह शहीद, बेगुनाह शहीद हुए, एफआईआर करवाए ना पीटीआई ना, बेगुनाह। अब पीटीआई की सारी लीडरशिप जेल में है इस वक्त, 99.9%। जहां तक आपका ताल्लुक है कि उनको आप लीगल सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, लीगल सपोर्ट देते हैं। फैसलाबाद के 100-150 के करीब बंदे छुड़वाए। सर, शीरी मजारी की बेटी नाराज हैं, वो कहती हैं खान साहब की तरफ से ना कोई लीगल सपोर्ट है, ना कोई मॉरल सपोर्ट है, पूछा तक नहीं है सर। चलें, शीरी मजारी को ना देखें, वो असद साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनसे जाके मुलाकात तो करें। शीरी मजारी के केस हूं या कोई भी केसेस, मैं खुद भी पेश होता हूं। ईमान मजारी हमारी बड़ी कॉम्पिटेंट खुद वकील हैं, और 4-5 वकील इनकी तरफ से पेश होते हैं। मैं बताऊं, पिशावर में काजी अनवर साहब हमारे सीनियर मोस्ट वकील हैं, उनकी सरबराही में सारे केसेस की पैरवी हो रही है। इस्लामाबाद में मैं भी कर रहा हूँ और हमारी लीगल टीम भी कर रही है। लाहौर में मैं एक बात जो कर रहा था, फैसलाबाद के जो बंदे ब्रीक कराए या रिलीज कराए, उधर को जेल के बाहर से ही दूसरे मुकदमात में उठा के ले गए, और कोई पता नहीं कौन कहां है। मर गए जिनका गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाया गया, उनमें से कितने लोगों के मुकदमों की दरखास्त दी है पीटीआई ने? देखें, अभी तो ये नहीं पता कि कौन कहां शहीद हुआ, किस चीज की कोई इंक्वायरी है। ये स्टेट लेवल पे इंक्वायरी करने की जरूरत है। ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की आप बात कर रहे हैं, नहीं पता उसकी नमाज जनाजा कैसे होगी। देखिए, शहादतें तो हुई है ना, पता है, लेकिन किस हालात में हुई, किसने मारा है, कौन कौन से थाने मारने वाले में शामिल है, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए तो प्रॉपर इंक्वायरी स्टेज चाहिए ना। जब सारी लीडरशिप आप जेल में डाल देंगे, क्रश कर देंगे, प्रेशर और दबाव इतना डाल देंगे, मुझे बताएं कि पीछे काम करने वाला कौन होगा। अभी देखें, और फेजेस में होती है। पहला फेज ये है कि हमें पता चले हमारा कारकुन है कहाँ। बंदे तो उठाते गायब कर देते हैं, अब हमें पता ही नहीं होता, ना एफआईआर होती है, ना एफआईआर में नॉमिनेटेड लोग होते हैं। अच्छा, आपने बेल ऑर्डर कराया, और फिर ये भी पता चले ना कि मरने वाला कारकुन था या नहीं। वो तो बेगुनाह भी हो सकते हैं, हमारे बीटीआई के वर्कर भी हो सकते हैं, उसके बगैर भी हो सकते हैं।
एज ए होल जो लोग भी शहीद हुए हैं हमने तो सबको कंडेम किया है कि ये नहीं होना चाहिए था। और अगर स्टेट के पास उसका एविडेंस है कि हाँ जी हमने इन लोगों को यहाँ शहीद हुए हैं और ये लोग हैं और इस तरह के मुकदमे में थे, अब अगर ना डाल दें तो बात ये है कि देखें ये स्टेट रियासत माँ का दर्जा रखती है। अगर कोई बच्चा नाफरमान हो जाए तो भी उसका कोई मुकदमा लेकर सामने आए। ये नहीं होता कि डायरेक्ट गोलियां मारे और उनको शहीद करके उसका बलिवारिस ही कोई ना हो। रियासत की जिम्मेदारी है। जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है जितना मैक्सिमम ये कर सकते हैं, लेकिन हालत ये है किरण, हालत ये है 3 दफा बंदों को रिलीज कराने के बाद वो उठा के ले जाते हैं, रिलीज नहीं करते। ये है आपके कानून की हुक्मरानी, ये है आपके आइन की बालादस्ती। सर फिर सवाल यही उठता है ना कि जो लोग जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने शरपसंदी की, उनको ऑन नहीं कर रहे होते, जो लोग शहीद हो गए हैं या जो लोग मर गए हैं वो बेगुनाह मरे। लेकिन एक बात का जवाब दे दें, किधर थी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जिस दिन कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ? सर आईएसपीआर की तरफ से आई कि गोली मारने का हुक्म नहीं था सर, गोली ना मारे, किसने कहा गोली मारे? पेरिस में जो हंगामे हुए क्या सबको गोलियां मारी गई? भाई आपकी शेलिंग किधर थी? लाठीचार्ज किधर था? रोकने वाले लोग किधर थे? वाटर कैनन का इस्तेमाल कहां था? इनोसेंट लोगों को तो आपने गोलियां चला दी। अगर ये सब कुछ कर रहे हो फिर पीटीआई कहती है जी देखें हमें पुरअमन एहतजाज नहीं करने दिया गया। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हमने मौका दिया जला ले ताकि हम देखें कि ये करते क्या है। मुझे आगे भी जाना है ना साहिबा, कुछ ऐसा सुनने में आया है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से ये जो मिलिट्री कोर्ट्स है इसकी मुखालिफत की जा रही है। कल मीटिंग में भी कुछ इसी तरह का हुआ है, ये सही बात है? और बिलावल भी इसके खिलाफ है, ऐसा भी इत्तलात मिली? नहीं, देखें ये बात तो वाज़ेह है कि जिन लोगों ने बराह रास्त कोर कमांडर के घर के ऊपर हमला किया, जिन लोगों ने बराह रास्त चौकियां जलाईं, जिन लोगों ने बराह रास्त GHQ पे जाके हमला किया और ये इम्प्रेशन दिया कि पाकिस्तान की अवाम खुदा न खास्ता अपने अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो आके निकली हुई है, ये जो खाना जंगी की सूरत हाल क्रिएट की, डेफिनेटली उनके ऊपर तो कानून जो है वो हरकत में आएगी और आनी भी चाहिए। और जिन लोगों ने अमलाक को नुकसान पहुँचाया, एम्बुलेंसेस को आग लगाई, जिन लोगों ने रेडियो पाकिस्तान पर हमला किया, जिन लोगों ने शरंगेजी करके कराची में पीपल्स बस जलाया, जिन्होंने अस्पताल स्कूलों को जलाया बच्चों के, तो डेफिनेटली ये कोई लोग तो थे ना। अब ये कह देना कि इनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं था तो फिर गिरफ्तार होने पे जी जिन लोगों ने ये तमाम शरारतें की, जो लोगों ने फसाद किया, जो जियो फेंसिंग के बाद उनकी गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, तो गिरफ्तारियां जो है वो तो जेन्युइन गिरफ्तारियां हो रही हैं। और जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं उनके अंदर आपको पता है वीडियो फुटेजेस और वो बयानात तकारीर मौजूद है कि पीटीआई के अपने सिटिंग एमिनेंस जो है वो तकारीर कर रहे हैं। नहीं देखिए बात मैंने आपको यही सवाल में उस्मान साहब आपकी तरफ चीजें हैं, जिन लोगों ने सिविलियन प्रॉपर्टीज पे अटैक किया है, जिन लोगों ने बिल्कुल आपकी बात मुझे समझ आ गई, बिल्कुल पब्लिक प्रॉपर्टीज बिल्कुल इसी तरह हो रहा है, बिल्कुल इसी तरह हो रहा है, बिल्कुल ठीक आपकी बात समझ आ गई। उस्मान साहब की इमारतों पे, तंसीबात पे और जो जहाज, जो हमारे जंगी जहाज को जो जलाया, ये दिल खराश मनाजिर है। अगर इनकी इजाजत रोज रोज दे दी उस्मान साहब मुझे ये कहिएगा तो ये मुल्क किस नहज पे ले जाना चाहते हैं? ठीक आपका पॉइंट आ गया ना साहिबा, मेरी थोड़ी मजबूरी होती है, मुझे जल्दी जल्दी आगे बढ़ना पड़ता है क्योंकि ब्रेक्स बहुत ज्यादा होते हैं। उस्मान साहिबा ये फरमाइएगा, ये तालिबान के लिए मिलिट्री कोर्ट्स की आप लोग मुखालिफत करते रहे हैं, आज सियासी कारकुनान के लिए आप लोग मिलिट्री कोर्ट्स की हिमायत कर रहे हैं, सियासी मजबूरी है ये? नहीं, ऐसा नहीं है। तालिबान के लिए कभी भी किसी ने मिलिट्री कोर्ट्स की उसकी कभी भी मुखालफत नहीं की। मिलिट्री कोर्ट्स को एज ए होल ये कहा जाना कि उसको जो है वो सबके ऊपर अप्लाई कर दे, उसके ऊपर यकीनन बात होती है। 2019 में जब फौजी अदालतों की बात हुई थी तो आप लोगों की तरफ से मुखालफत आई थी इस पर? जी मैं बात पूरी कर लूं जरा। उस वक्त भी किसी उसके अंदर हुई थी कि और इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो है वो 300 लोगों के करीब शायद जो है वो कोर्ट्स के अंदर जो है वो मुकदमात भी चले, बहुत सारे उसके ऊपर फांसी भी चढ़े। लेकिन यहाँ पर फर्क ये है कि अगर तालिबान जो है उनका ज़ियारत रेजिडेंसी जलाना जो है वो दहशतगर्दी है, लेकिन इमरान खान के जो टाइगर्स हैं उनका जो है वो मियाँ वाली का जहाज जला देना, कर्नल शेर आलम शहीद जो है उसकी जो है वो मुजस्मे की बेहरमती करना, जिनाह हाउस को जो है वो आग लगा देना, वो उसको एहतजाज समझ लें। ऐसा होता नहीं है, ये पुरानी ट्रेनिंग है। मैं ये जो बताने की कोशिश कर रही हूँ, हम आज भी सियासी लोगों के खिलाफ होंगे कि जी सियासी लोगों को मिलिट्री जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन दहशतगर्दों के लिए बिल्कुल होनी चाहिए। दहशतगर्द
पाकिस्तान के हो तब भी, वो इंडिया से आए हुए हो तब भी, या वो पाकिस्तान के अंदर तरीके इंसाफ के हो तब भी। गुजारिश ये है कि क्या ये पहली दफा हुआ है? क्या 2014 के धरने के अंदर घिराव नहीं हुआ था? क्या थाने नहीं जलाए गए थे, गाड़ियां नहीं जलाई गई थी, पुलिस वालों को नहीं मारा गया था, पीटीवी पे जो है हमला नहीं किया गया था, पार्लियामेंट पे चढ़ नहीं दौड़े थे? उसके बाद ये जो अभी कानून का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया उज़मा बुखारी साहिबा और शुएब शाहीन साहब, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। यानी उज़मा बुखारी और नाज बलूच साहिबा इस बात पर कन्विंस है कि मिलिट्री कोर्ट्स दहशतगर्द, चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से हो या दुनिया में कहीं से भी हो, और अगर वो पाकिस्तान में है तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स में इनका मुकदमा होना चाहिए। मेरे खान साहब, आप पूछ रहे हैं 27 साल में कब तशद्दुद की बात की? आपने सिर्फ 1996 से 2010 तक ऐसी कोई बात नहीं की, क्योंकि उस वक्त तक आपका सियासी वजूद पाकिस्तान के लिए कोई अहमियत नहीं रखता था। मेरे खान, इस वक्त आपको ये भी नहीं मालूम था कि जलसा गाह भरा हुआ दिखता कैसा है, लेकिन फिर 2010 के बाद आपको मकबूलियत मिली या फिर दिलाई गई? 2013 इलेक्शन में शिकस्त के बाद ही आपने सड़कों पर निकलने का फैसला किया। मेरे खान, आपने ट्वीट करके अपने कारकुनान से कहा तमाम रुकावटें हटा दें, जो पुलिस एहलकार रोके उसे जरूर सबक सिखाएं। मेरे खान, ये तशद्दुद पर उकसाना नहीं तो और क्या था? फिर उकसाने का रिजल्ट हमें एसएसपी इस्लामाबाद इस्मतुल्लाह जुनेजो समेत 100 से ज्यादा पुलिस एहलकारों की पिटाई की सूरत में देखने को मिला। उन्हें डंडों से मारा गया, सड़कों पर घसीटा गया। ये तशद्दुद नहीं तो और क्या था? 2014 में आपने कारकुनान को कौमी इदारों पर हमले का हुक्म दिया। सारी दुनिया ने देखा, तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पीटीवी पर हमला किया, अंदर घुसकर तोड़ फोड़ की, मुलाजिमीन को मारा पीटा। मेरे खान, ये तशद्दुद नहीं था तो और क्या था? इस दौरान एक ऑडियो भी सामने आई जिसमें सुना गया कि आरिफ अलवी साहब आपको बता रहे हैं कि पीटीवी की नशरियात बंद कर दें। इस पर आपने जवाब दिया, ठीक किया, वजीर आजम इसी तरह इस्तीफा देगा। मेरे खान, अगर ये पुरतशद्दुद कार्रवाई नहीं थी तो फिर और क्या था? तहरीक इंसाफ के मुजाहिरों के दौरान कराची से लाहौर तक जबरदस्ती सड़कें बंद की गई, गाड़ियां तोड़ी गई, पुलिस पर पथराव किया गया। आपने कभी अपने कारकुनान को नहीं रोका, उन लोगों को अपनी पार्टी से नहीं निकाला, उसके बरक्स उन्हें बड़े बड़े ओहदे दिए। तो मेरे खान, ये तशद्दुद का साथ देना नहीं था तो और क्या था? 2018 में हुकूमत मिली तो कुछ अरसा आपने ऐसा नहीं किया, लेकिन हुकूमत जाते ही 2022 में आपने फिर इस्लामाबाद का ऐलान किया और अपने कारकुनान 2014 की तरह उन्हें वही हिदायत दी कि अगर पुलिस एहतजाज से रोके तो उन्हें रास्ते से हटा दो, रुकावटों को उखाड़ फेंको। मेरे खान, ये तशद्दुद पर उकसाना नहीं था तो फिर और क्या था? आपने इस स्टेज से खड़े होकर पुलिस को धमकाया कि अगर उन्होंने कारकुनान को रोका तो आप उन्हें खुद फांसी पर लटकाएंगे। मेरे खान, ये तशद्दुद का ऐलान नहीं था तो और क्या था? आपने उस वक्त के आईजी इस्लामाबाद खालिद खटक और ताहिर आलम का नाम लेकर कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, खुद सजा दूंगा। खान साहब, ये तशद्दुद की धमकी नहीं थी तो और क्या था? 25 मई को आपके कारकुनान निकले तो ब्लू एरिया में गाड़ियां जलाई, ग्रीन बेल्ट को आग लगाई, क्या आपने उसकी मजम्मत की? मेरे खान, ये तशद्दुद को परवान चढ़ाना नहीं था तो फिर और क्या था? हद तो उस वक्त हो गई जब आपने खातून जज का नाम लेकर कहा कि शहबाज गिल का रिमांड क्यों दिया, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, एक्शन लूंगा। मेरे खान, ये पुरतशद्दुद सोच की अक्कासी नहीं तो फिर और क्या था? आज आप कहते हैं वारंट ले आए, गिरफ्तारी दे दूंगा, लेकिन जब गिरफ्तारी के लिए पुलिस वारंट लेकर आई थी तो उस पर पेट्रोल बम फेंके गए, गाड़ियों को आग लगाई, एहलकारों को मारा पीटा गया। मेरे खान, ये तशद्दुद नहीं था तो फिर और क्या था? और आखिर में याद दिला दूं कि आपकी गिरफ्तारी के बाद जो फौजी तंसीबात पर हमले हुए, आपने कहा मुझे दोबारा गिरफ्तार किया तो फिर यही सब होगा। तो मेरे खान, ये तशद्दुद का साथ देना नहीं था तो फिर और क्या था? जलील शरकपुरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके, मदीद कहती हूँ। जलील साहब, आपने खान साहब को पार्टी की क़यादत छोड़ने का मशवरा दिया है, वो तो -1 की बात को साजिश कहते रहे, आपने ऐसा मशवरा क्यों दिया उन्हें? फैसला तो उन्होंने खुद ही करना है ना। मेरी तो उनसे साहबात मोहब्बत है और मैं समझता हूँ खान साहब नीयत के नेक है लेकिन एक्शन के सख्त हैं, तो सख्ती जो है पॉलिटिक्स में चलती नहीं है। अच्छा, वो मेरा डिफरेंस ओपिनियन उनका उस वक्त भी रहा जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, और ये चीजें मुझे समझ आ रही थी कि खान साहब जरा जो चल रहे हैं ये स्टाइल चलेगा नहीं, और क्योंकि नीयत उनकी नेक है, अखलास है, तो अभी फिर मैं सोचता हूँ कि जब ये चीजें नहीं चल रही और एक क्लैश बढ़ता जा रहा है तो मुल्क का तो नुकसान हो रहा है ना, तो कम से कम दूसरे बंदों के इंतजार करें, वो भी तो नेक नीयत है जो उनके साथ चल रहे हैं। तो जब हम देखते हैं कि खान साहब जो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बात करते हैं, वो तरीका नहीं चलने वाला, नहीं चल रहा, अब नहीं कबूल हो रहा, ना जरदारी साहब कबूल कर रहे हैं, ना नवाज शरीफ कबूल कर रहे हैं, ना फजल ना बाकी अदारे, तो फिर क्या करना है? लड़ना झगड़ना है, लड़ाई झगड़ा करके मुल्क का और बेड़ा गर्क करना है।
तो किनारा कर ले, ठीक है। पार्टी में कितने लोग हैं जो इस सोच के हामी हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने वैसे जिससे भी बात की है वो मेरी बात को वो कहते हैं आप गलत बात कर रहे हैं, मतलब लेकिन मेरा क्योंकि समझता हूँ